स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ओपन लाइव स्टडी में। तो दोस्तों, आज जो आप लोग थंबनेल पर देख चुके हैं बिल्कुल सही है। मैंने कुछ दिन पहले ही एक पोस्ट के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया था कि जल्द ही मैं आप लोगों के लिए क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। बिल्कुल तो ये लाइव नहीं है, लेकिन आपको वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा। मैंने पोल में भी ये क्वेश्चन डाला था कि वीडियो और लाइव में क्या क्या आपको चाहिए, तो आप दोनों का बहुत सारा कमेंट था कि आप दोनों ही स्टार्ट कर दीजिए। तो फिलहाल मैं वीडियो स्टार्ट कर चुका हूँ। साथ में कुछ जैसे ही पेपर तैयार हो जाते हैं तो आपको लाइव भी देना शुरू कर देंगे। तो यह बिहार सचिवालय सहायक के लिए सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट के लिए यहाँ पे 2187 पोस्ट के लिए जो वैकेंसी निकल चुकी है, जिसका फॉर्म फिलअप हो रहा है। 30 तारीख तक लास्ट डेट है। अभी तक आपने नहीं भरा है तो जाकर भर दीजिए। उन्हीं के थ्रू हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। सिलेबस से बिल्कुल जो बोर्ड में पूछने वाला है, जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले, बिल्कुल उसी पैटर्न पे हम लोग क्वेश्चंस को तैयार करेंगे। जीके जीएस करंट अफेयर्स हमारा साइंस से संबंधित आपको कितना नंबर का है? 75 नंबर का है, जो काफ़ी स्कोरिंग है। और यहाँ पे 75 में हम लोगों को तकरीबन 65 प्लस करने की पूरी उम्मीद रखेंगे। तो उम्मीद हम लोग करते हैं कि आप लोग इस सेशन को बहुत ही प्यार दीजिएगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जल्दी से कर दीजिए, ताकि जितने भी कैंडिडेट उन सभी के पास पहुंच जाए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग काफ़ी दिनों से मिलजुल नहीं किए हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज स्टार्ट क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं विश्व भूगोल। यानी कि आपको याद रखें कि विश्व भूगोल से हम लोग यानी कि भूगोल से स्टार्ट करने वाले। मैं चैप्टर वाइज आपको स्टार्ट किया हूँ। जो ऑफलाइन क्लास जो जितने भी रहेंगे, उन सभी को मैं चैप्टर वाइज क्लास कराने वाला हूं, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। सारे चैप्टर को मैं इक्वली आपको पढ़ा दूंगा, क्योंकि समय आपके पास काफ़ी मिलने वाला है। अक्टूबर तक समय मिलने वाला है। इस बीच में आपको सारा चीज़ एकदम से क्लियरली आपको याद करा दूंगा। हर एक लाइन, हर एक क्वेश्चंस को आपको याद करते चलना है। इन सेट को आपको मेरे साथ ही लगाते चलना है। कोई भी अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है तो मैं बताते चलूँगा, साथ ही आप भी इसको खुद से टाइम देकर ही लगाते चलिएगा। वैसे भी 1 से 2 सेकेंड में लेकर चलूँगा। आज का पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है? ध्यान रखिएगा, तारा होते हैं जैसे कि वायुमंडल में तारे की कमी नहीं है। तो आपको मैं बता दूं कि जो तारे हैं, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा है कौन सा है, तो आपको भी मैं बता दूं कि ध्रुव तारा, डॉग स्टार तारा, सिरियस, सारे तारे हैं। लेकिन सबसे नज़दीक की बात की जाए, जो सूरज है, जिनके सूरज के प्रकाश से धरती पर चमक रहती है। ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, सूर्य से पृथ्वी की दूरी अगर पूछ देता है कभी कभी, तो 149.6 इंटू 10⁻6 किलोमीटर आप कर दीजिएगा। इतना दूरी क्या हो जाता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी हो जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से, याद रखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? सूर्य से सबसे दूर है। मैं इसके साथ ही सब्जेक्टिव भी स्टार्ट करने वाला हूँ, सब्जेक्टिव भी स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, मैं सब्जेक्टिव भी स्टार्ट करने वाला हूँ, ताकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको दिक्कत ना हो। यानी कि हर हाल में इस बार बिहार के किसी भी एग्ज़ाम हो रहे, तो उन सभी एग्ज़ामों में आपको बिल्कुल अच्छा स्कोर करने को मिलेगा। चाहे वो बिहार पुलिस हो, चाहे बिहार दरोगा हो, कोई भी एग्ज़ाम हो बिहार से रिलेटेड, जहाँ पर भी इन सभी से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं सभी को तैयारी एक साथ आपको देने वाला हूँ। आइए, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे। सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? कभी कभी पूछता है पृथ्वी से भी सबसे दूर पूछ दिया जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पे ग्रह की बात की जाती है। इसको भी ध्यान रखते हुए आपको आंसर करना है कि वरुण ग्रह। कौन सा ग्रह? वरुण ग्रह। सबसे दूर कौन सा ग्रह हो जाता है? वरुण ग्रह हो जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले, इसके पहले भी पूछा गया था पृथ्वी के, याद रखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था, पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है? तो हम लोगों ने क्या किया था? सूर्य को माना था। अब यहाँ पे पूछा गया कि सूर्य से सबसे दूरी कौन सा है, तो यहाँ पे ग्रह पूछा गया है, तो वरुण हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? तो ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। और सूर्य में पूछेगा तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा होती है। ये भी चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, पहला नंबर हाइड्रोजन ही रहेगा, सेकेंड नंबर पूछ दे तो आपको हीलियम कर देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? 4 नंबर क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा कि आकाश गंगा, याद रखिए, आकाश गंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी गई थी। याद रखिए, देखी थी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारा कि आकाश गंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखा था किसने?
तो उन वैज्ञानिक का नाम आपको बताते चलना है। ठीक है, चलिए। तो गैलीलियो ने, मार्टिन स्मिथ ने, मार्कोनी ने, न्यूटन ने, कौन सा आंसर हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा गैलीलियो ने। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, इस भी पूछा जा सकता है, किसके माध्यम से देखा ये भी पूछा जा सकता है। चलिए दोनों को देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने आंसर क्या देखा? आंसर देखा गैलीलियो ने। अब यहाँ पे कब? तो 1610 ईस्वी में। ठीक है, 1610 ईस्वी में। इसके साथ ही मैं बता दूं कि टेलीस्कोप के माध्यम से इन्होंने किसको देखा था? तो मंदाकिनी को देखा था। किसके माध्यम से? टेलीस्कोप के माध्यम से। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा यहाँ पे। अगला प्रश्न क्या है कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आर पार में चमकती है क्या कहलाता है? किसके? आसमान में चमकती है। याद रखिएगा, आर पार आसमान में चमकती है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय में आसमान में चमकती है क्या कहलाता है? याद रखिएगा क्या कहलाता है। तो यहाँ पे ये भी चीज़ याद रखना है कि किन किन के बारे में कहा जा रहा है। तो यहाँ पे सूर्य, चंद्रमा या किसी प्रकार की वस्तुएं, जैसे कि तारा ही हो गया, वही चमक रहा है। तो जो मंदाकिनी हम लोग को चमक दिखाई देते हैं, यानी आकाश में किसी प्रकार की जो लाइट दिखाई देती है, उसे खगोलीय पिंड के नाम दिया जाता है। क्या कहा जाता है? उसे खगोलीय पिंड कहलाती है। याद रखिए, खगोलीय पिंड कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि धूमकेतु किसके इर्द गिर्द परिक्रमा करते हैं? ध्यान रखिएगा, धूमकेतु किसके इर्द गिर्द परिक्रमा करते हैं, ये चीज़ आपसे पूछा गया है। तो याद रखिए सूर्य के। किसके? सूर्य के। धूमकेतु किसके इर्द गिर्द परिक्रमा करते हैं? तो सूर्य के। इसके साथ ही पूछ दिया जाता है कभी कभी कि धूमकेतु के कितने मुख्य भाग है? तो याद रखिएगा 3 मुख्य भाग है। कितने मुख्य भाग है? 3 मुख्य भाग है। अब मैं बात कर लेते हैं। एक नाभिक हो गया, एक हो गया कोमा। याद रखिएगा कोमा। क्या हो जाएगा? कोमा। उसके बाद में एक याद रखिएगा पूंछ। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि सारे ग्रह अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे एक ही ऐसे ही है धूमकेतु जो कि जिनके पूंछल तारा जिसको कहते हैं, पूंछ वाले तारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या हो जाता है? अगला प्रश्न देख लेते हैं 7 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? किससे संबंधित नहीं है? सौर परिवार से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन आपसे सौर परिवार से संबंधित नहीं है तो निहारिका। क्या क्वेश्चन आएगा आपका? निहारिका क्वेश्चन आ जाएगा। कौन सा क्वेश्चन आएगा? निहारिका। ध्यान रखिएगा, निहारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पे पल्सर होते हैं। देखिए, आप पल्सर गाड़ी वाला पल्सर मत समझ जाइएगा, बाइक वाला। तो वो वाला पल्सर नहीं होगा। वो तो आप जब तक जॉब नहीं लीजिएगा तब तक खरीद नहीं पाइएगा। बड़ी मुश्किल है भाई जॉब लेना। चलिए आइए, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। तो पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले तारे। क्या होते हैं? तेजी से घूमने वाले तारे को पल्सर कहते हैं। एक चुंबकीय घूर्णन की तरह, जैसे न्यूट्रॉन तारा। कौन सा तारा? न्यूट्रॉन तारा। तो न्यूट्रॉन तारा क्या है? एक प्रकार का पल्सर है। ठीक है, नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या पूछा गया? अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया सूर्य से विकिरित होते वाली ऊर्जा का मुख्य कारण है? सूर्य से विकिरित होने वाली मुख्य कारण है। कौन सा कारण है जो ऊर्जा का कारण पूछा गया है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो नाभिकीय विलय। नाभिकीय विलय। ठीक है, नाभिकीय विलय। अब यहाँ पे नाभिकीय विखंडन क्या होता है? किसी भी प्रकार के जब पत्थर टूटते हैं तो नाभिकीय विखंडन। तो सनलाइन का मतलब होता है एकत्रित होना। जैसे सनलाइन किसके अंदर होता है? सूर्य के अंदर। हाइड्रोजन हीलियम का एक मिश्रण करके आपको क्या हो जाता है? हमारे पास प्रवाहित करता है। तो हमारे पास क्या करता है? विखंडन करता है। और एकत्रित क्या करता है? तो नाभिकीय संलयन करता है। दोनों चीज आपको समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। पृथ्वी सूर्य से अपने अधिकतम दूरी पर किस तारीख को होती है? ठीक है, किस तारीख को होती है? तो याद रखिएगा 4 जुलाई को। किस दिनों? 4 जुलाई को क्या होता है? सूर्य अधिकतम दूरी पर होता है। अब इसके साथ ही सवाल एक और उठेगा कि किस दिन सूर्य पृथ्वी से अधिकतम नजदीक होता है? तो दोनों चीज याद रखिएगा 3 जनवरी को। किस दिन? 3 जनवरी को नजदीक होते हैं। याद रखिएगा, इसके साथ ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन दोनों घटना को क्या कहा जाता है? इन दोनों घटनाओं को क्या कहा जाता है? अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। अब यहाँ पे बात कर लीजिएगा। जब 4 जुलाई कहेगा आंसर आपको, 4 जुलाई के दिन, यानी कि जब अधिकतम कहेगा तो अपसौर कहिएगा। क्या कहिएगा? अपसौर कहिएगा। और वही न्यूनतम दूरी जब पूछेगा तो उपसौर कहिएगा। उपसौर कहिएगा। ठीक है, उपसौर। न्यूनतम दूरी यानी कि आपको 3 जनवरी, उपसौर अधिकतम दूरी 4 जुलाई,
अपसौर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे इसके साथ ही अगला प्रश्न मैंने यहाँ पे आपके लिए रखा है 11 नंबर क्वेश्चन को। चलिए 11 छोड़िए, 12 नंबर आइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि इनमें से कौन पृथ्वी के आकार की तुलना में छोटे ग्रह है। ध्यान रखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इनमें से कौन, याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, दो ऑप्शन को एक साथ ज्वाइंट करके आपको दिया गया है कि अरुण और मंगल, वरुण और शुक्र, शुक्र और मंगल और वरुण और मंगल। क्या हो जाएगा आंसर, इनमें से कौन सा पृथ्वी के आकार की तुलना में सबसे छोटा है। तो भाई मेरे सोना मेरे यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, शुक्र और मंगल। कौन सा हो जाता है, शुक्र और मंगल। और शुक्र को ही पृथ्वी का जुड़वा बहन या शाम का तारा भी कहा जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहाँ पे, ये क्वेश्चन लगातार पूछने वालों क्वेश्चनों में से हैं। बुध ग्रह, याद रखिए बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या, याद रखिए बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी होती है। तो भाई यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल, हर एक एग्जामों में थोड़ी थोड़ी क्वेश्चन को यहाँ पे एक छींटा डाल दिया जाता है। कौन से ग्रह डाल देगा उसका, ग्रहों का कभी कभी उपग्रह पूछ दिया जाता है, बड़ा या छोटा कौन सा था, कितने उपग्रह है, ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे आंसर फिलहाल हो जाता है 0। अब दो बातें यहाँ पे समझिएगा, एक बुध है और एक शुक्र है। एक बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, कोई भी उपग्रह नहीं है। चलिए इसके लिए मैंने नीचे डाल दिया हूँ, थोड़ा सा इसको आप एक नज़र इसमें मार लें। आइए मेरे भाई यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि बुध का एक भी उपग्रह नहीं है, शुक्र का भी एक भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एक है जो कि आपको पता है, चंद्रमा है। मंगल का 2 है, फीमोस और डीमोस 2 यहाँ पे रखे जाते हैं। यहाँ पे कलर भी पूछ दिया जाए तो मंगल का लाल कलर, सॉरी पीला कलर भी कहा जाता है। बृहस्पति, याद रखिए बृहस्पति का 79 है और शनि का 82 है जो कि सबसे अधिकतम माना जाता है। अरुण का यहाँ पे 27 है, वरुण का यहाँ पे 14 है। सबसे अधिकतम पूछेगा तो यहाँ पे याद रखिएगा 82। देखिए सब दो चीज़ पूछे जाते हैं, सबसे अधिकतम पूछे जाते हैं या न्यूनतम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब कभी कभी क्या कर देगा, इन दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है। यानी कि आपको मैं बता दूं कि दिनों की संख्या आपसे पूछी जा रही है, तो आपको याद रखना है 88 दिन। तो यह भी आपको याद रखते चलना है। आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, यह भी चीज़ आपको ध्यान देते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपसे, क्वेश्चन का सवाल का जवाब देने का काम है। तो भाई मेरे निम्नलिखित में से किसके भीतर बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है। बृहस्पति का, भाई मेरे यहाँ पे बृहस्पति का पूछा गया है, उपग्रह नहीं है। कौन सा इसमें उपग्रह नहीं है, तो आपको याद रखना है कि डिमोस, जो कि किसका है, मंगल का है, डिमोस और फिबोस। तो भाई मेरे यहाँ पे है कौन सा, यूरोपा, गनीमी और कैलिस्टो, ये सारे उनके उपग्रह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न का आंसर करने का प्रयास कीजिएगा कि तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं। ध्यान रखिए क्वेश्चन पूछा गया, तारे पूरब से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं। तारे पूरब से पश्चिम में किस कारण से ज़्यादा दिखते हैं, यानी कि अगर हम लोग पूरब की दिशा में रह रहे हैं और पश्चिम दिशा में कोई रह रहे हैं, तो हम लोग जितने तारे देखने रहे हैं उनसे कई ज़्यादा गुना अधिक वो पश्चिम वाले तारे देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे बहुत ही दमदार है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, जिसके कारण से पश्चिम के लोगों को तारा अधिक दिखाई देती है, पूर्व के लोगों को तारा कम दिखाई देती है। ध्यान रखिए पूर्व में सूर्य की प्रकाश क्या होती है, अधिक मात्रा में होती है, पश्चिम में थोड़ा कम होता है। यहाँ से जाने में आपको 12 घंटे का समय लगता है, 6 से शाम को 6 बजे तक। तो इन बीच में आपको जो ये इधर शाम होगा तो उधर जल्दी से सुबह हो जाएगा, उधर सुबह होगा तो जल्दी से शाम हो जाएगा, जिसके कारण से पश्चिम में क्या होता है, अधिकतम मात्रा में तारे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा जाएगा, खगोल भौतिकी में ब्रह्म अंतरिक्ष में परिकलित होल को जहाँ से तारे और सूर्य निकलती है उसका नाम क्या है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, खगोल भौतिकी में यानी कि जो भौतिक का क्वेश्चन इसमें डाला गया है, खगोल भौतिकी में ब्रह्म अंतरिक्ष में परिकलित होल को जहाँ से तारे और सूर्य ऊर्जा निकलती है क्या नाम दिया गया। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, व्हाइट होल। क्या हो जाएगा, व्हाइट होल इसका नाम रखा गया, व्हाइट होल इसका नाम रखा गया है। व्हाइट होल याद रखिएगा तो काम आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है। 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे पहला नंबर पर, यानी कि ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है।
8 ग्रहों में बुध सूर्य से सूर्य से किस स्थान पर, यानी कि अगर मान लें यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पर अगर बना दूं मैं, यहाँ पर बना दूं मैं सूर्य, ये हो गया हमारा सूर्य से जितने भी 8 ग्रह है, 8 7 6 5 4 3 2 1, ये जितने भी 8 ग्रह हैं, ये पृथ्वी यहाँ पर अगर बना दूं तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस की अगर बात की तो पृथ्वी के नज़दीक और पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, और सूर्य से पृथ्वी की दूरी, बीच की दूरी, और इन दोनों के बीच के जो ग्रह हैं इनके क्रम स्थान बनाए गए हैं। तो बात कर लेते हैं, अगर इधर से अगर गिना जाए तो इधर से 8 नंबर 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, इस तरह से आएगा। और इधर से गिना जाए तो इस तरह से होगा। अगर पृथ्वी से पूछेगा तो इस तरह से, पृथ्वी के नज़दीक पूछेगा तो इस तरह से, और सूर्य के नज़दीक पूछेगा तो इधर से आएंगे। तो अभी क्या क्वेश्चन पूछा गया था, सूर्य से। अब ये समझिए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जितने भी 8 ग्रह हैं उनमें सूर्य से पृथ्वी की बुध की जो डिस्टेंस है वो पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, पहला, यानी कि 1 नंबर पे ही सूर्य का सबसे पहले बुध आ जाता है। और लास्ट की बात की जाए तो इधर से अगर लास्ट बात की जाए तो कौन सा हमारा हो जाएगा, वरुण हो जाएगा, वरुण हमारा लास्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे चलिए इसे देखिए। आइए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच में कौन सा ग्रह आता है, यानी कि इन दोनों के बीच में कौन सा ग्रह आ जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इन दोनों के बीच में बृहस्पति आ जाता है, जो सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। ठीक है, बृहस्पति आ जाता है, जिसका कितना उपग्रह है, तो 79 है, ये भी याद रखिए। सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो बृहस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन से खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है। खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है, इनमें से कौन सा, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। इंग्लिश नाम दिया गया है, बस बाकी सारे सेम हैं। तो याद रखिए प्लूटो हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, जो कि आपको दूरी की मात्रा में पृथ्वी से पूछा। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बताया कि किस तरह से डिस्टेंस को मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या पूछा गया। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन कक्ष अत्यधिक झुका हुआ है। अत्यधिक झुका हुआ है, ध्यान रखिएगा, अत्यधिक झुका हुआ ग्रह कौन सा, अत्यधिक झुका हुआ ग्रह कौन सा है, तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अरुण। अरुण हमारा अत्यधिक झुका हुआ ग्रह माना जाता है। ठीक है, आइए, या इसको लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे यहाँ पे। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे करेंगे, क्या हो जाएगा आंसर, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। इसमें और भी ऑप्शन डाले गए हैं, जैसे कि यहाँ पे यूरेनस, सी नंबर ऑप्शन यूरेनस, और डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, शुक्र। ठीक है, आइए ऑप्शन का आंसर करने का प्रयास करिएगा। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा हो जाए, चमकीला पूछे, सांझ का तारा पूछे, पृथ्वी का बहन पूछे, सभी का आंसर क्या हो जाता है, शुक्र हो जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि सबसे ज़्यादा चमकता है, तो याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड वायु के कारण से मिलने के तापक्रम इस ग्रह पर ज़्यादा पाया जाता है, जिसके कारण से इसका चमकीला अधिक होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके बीच में यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन रखा जा रहा है कि सौर मंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है। अब यहाँ पे किसके बीच पूछा गया, बुध और पृथ्वी के। तो आप जब ग्रह याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से, तो ये सारे क्वेश्चंस भी आपको डिटेलली याद रहेगा और कभी भी आपसे ये क्वेश्चन छूटने नहीं जा रहा है। तो शुक्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। बुध और किसके अंदर हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। याद रखिए क्या हो जाएगा आपका आंसर, शुक्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया। अगला प्रश्न आपके सवाल आपके जवाब, किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको मैं बता दूँ 2020 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2017 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, किसके अंदर, तो एसएससी के अंदर। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, प्लूटो हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, प्लूटो हो जाएगा, प्लूटो हो जाएगा, जिसको बौना ग्रह कहते हैं। यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इसको कब खगोलीय बैठक के अंतर्गत इसको प्लूटो ग्रह का दर्जा दे दिया गया था। तो डेट याद रखिएगा, डेट पूछता है 24 अगस्त 2006 को। ठीक है, 24 अगस्त 2006 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है, क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा भाई मेरे। चांद की तरह प्रवस्थाएं दिखाने वाला ग्रह कौन है। चांद की तरह प्रवस्थाएं दिखाने वाला ग्रह शुक्र होते हैं, शुक्र आपका आंसर सही हो जाते हैं।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसको भी हम लोग खींच डालते हैं। आइए अगला प्रश्न है हमारा कि सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भाग में विभाजित हो जाती है। पृथ्वी की जो छाया हो जाती है जब दो ग्रह लगते हैं, आपको पता है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण अलग अलग समय पर लगते हैं। चंद्र ग्रहण रात में और सूर्य ग्रहण दिन में लग जाते हैं। भाई मेरे 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर जवाब कीजिएगा। दो भागों में, कितने भागों में विभक्त हो जाते हैं? दो भागों में विभक्त। अब मानते हैं कि यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे अगर मान लीजिए चांद दिए हैं, तो यहाँ पे बीच से काट दिया जाए तो क्या हो जाता है, इसका भाग इधर, इसका रोशनी इधर, इसका रोशनी इधर हो जाएगा, बीच में तो अपना रोशनी काट लेता है। तो इस तरह से यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन घुमा के पूछेगा ताकि आप फंस जाए, लेकिन फंसना नहीं है। मैं आपको इतना रिवीजन करा दूंगा ताकि आपको एग्जाम हॉल में देखते ही आप आंसर कर पाओ। नेक्स्ट है, पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा तारा है? पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा तारा है? तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर याद है, सूर्य। पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा है? सूर्य। हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन से यही किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सूर्य की पृथ्वी से लगभग दूरी मिलियन किलोमीटर में कितनी है? मिलियन किलोमीटर में कितनी है लगभग पूछा गया, और लगभग ही बताया जाता है क्योंकि सूर्य पे तो कोई गया नहीं है कि कोई बताएगा। तो 150 किलोमीटर, मिलियन किलोमीटर आप कह सकते हैं। 150 कुल होता है कितना, मैंने शुरू में ही बताया 149.6 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, इतना तो मैंने शुरू में ही बताया। अगर लगभग की बात की जाए तो 50 भी रहेगा तो डिक्रीली मान लीजिएगा, बट 149 अगर रहेगा तो ये सारे डिसिमल भी आपको दिए जाएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सबसे नजदीक है? सूर्य के सबसे नजदीक है, ध्यान रखिएगा कौन सा तारा सूर्य के सबसे नजदीक है, कौन सा तारा सबसे नजदीक है। तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी, याद रखिए सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी हमारा क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या पूछा गया, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, सभी सीखने का प्रयास कीजिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ऑफलाइन जो भी यहाँ पे वीडियो के माध्यम से जो प्रोवाइड करूँगा या लाइव दूंगा, इस बार कोई भी कटौती नहीं किया जाएगा। इस बार सारे क्वेश्चन एकदम से करेक्टली और वही क्वेश्चन दिए जाएंगे जिस प्रकार से आपके एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हल्का, मीडियम, हार्ड, सारे लेवल के मॉडरेट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अक्सर एग्जामों में अब मॉडरेट क्वेश्चन मिले जा रहे, ज़्यादा पिछले क्वेश्चन को आपसे पूछा नहीं जा रहा है। आइए, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? किस प्रक्रिया में निहित है? तो आपको याद रखना है कौन सी प्रक्रिया, नाभिकीय संलयन। मैंने शुरू में ही बताया है कि जब सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम को ग्रहण करता है तो नाभिकीय संलयन यानी कि एकत्रित करता है सारे को, और तब आपको विखंडित करके क्या होता है, हमारे तक पहुंचाने का काम करता है सूर्य अपना प्रकाश है। ठीक है, आइए 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है? कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? हमने दो चीज़ बताया था, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन 1 नंबर पे और हीलियम 2 नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या है, सर्वाधिक मात्रा में, तो आपका एक ही ऑप्शन मिलेगा हाइड्रोजन। अगर दोनों ऑप्शन रहेंगे तो आपको फर्स्ट और सेकंड दिया जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा या नहीं पे पूछा जाएगा, सर्वाधिक वहाँ पर पूछा जाए तो हाइड्रोजन ही आप कीजिएगा। अगला देख लेते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न का आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा जाएगा? ठीक है, लीजिए बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मंगल की परिक्रमा कक्ष में जाने वाला प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए मेरे भाई। तो आंसर कीजिएगा भारत। क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही, भारत हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन लाजवाब आएगा। क्वेश्चन आएगा हमारा कि निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? आइए क्वेश्चन क्या है, ब्लू प्लैनेट, तो आपको पृथ्वी को, नीला ग्रह पृथ्वी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचने में प्रकाश को कितना समय लगता है? सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है? आप सभी कहिएगा कि 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लग जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन को भी करना आवश्यक है भाई मेरे, कि ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा निम्नलिखित में से कौन सा है? किसका ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा निम्नलिखित में से कौन सा है? 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या कीजिएगा? रिगेल। क्या कीजिएगा? रिगेल। क्या करना है? रिगेल हमें कर देना है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, रिगेल हमारा आंसर सही हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न का आंसर करने का प्रयास कीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुल्यकाली उपग्रह पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है। कौन सा उपग्रह तुल्यकाली उपग्रह पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है? तो 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम से पूरब। पश्चिम से पूरब हमारा जो सूर्य है पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। और एक दिन का पृथ्वी का एक दिन का परिक्रमा चक्र कितना होता है? 24 घंटे का होता है। एक परिक्रमा चक्र 24 घंटे का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आपके बीच में, क्वेश्चन इतना हार्ड है, इससे भी हार्ड मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मध्य रात्रि सूर्य को देखा जा सकता है? मध्य रात्रि सूर्य को देखा जा सकता है कौन से क्षेत्र में? भाई मेरे, सोना मेरे, बाबू मेरे, आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र में। आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र में ज़्यादातर किस प्रकार से होते हैं? कौन से देश में? तो सूर्य का तारा मतलब सभी रात में जो देखी गई सूर्य कहा जाता है किसको? तो आपको मैं बता दूं कि नॉर्वे में। अगर सभी देश की बात की जाए तो कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, रूस, स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका, अलास्का और आइसलैंड देशों में भी देखी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ क्या है? मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ क्या है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। मध्यरात्रि सूर्य का देश किसे कहते हैं? तो नॉर्वे को कहते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ क्या हो जाता है? मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ हो जाता है सूर्य ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। सूर्य ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना, याद रखिएगा। ठीक है, आइए। ज्वार, लघु ज्वार भाटा होते हैं। लघु ज्वार भाटा होता है। यहाँ पे ज्वार भाटा से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पक्का ही पूछ देगा, आप नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा लघु ज्वार भाटा। लघु ज्वार भाटा, लघु ज्वार भाटा तो आपको याद रखिए दुर्बल। क्या हो जाता है? दुर्बल। लघु ज्वार भाटा क्या हो जाता है? दुर्बल होता है। इसकी जो हाइट होती है 20% नीचे होती है। क्या हो जाती है? नीचे होती है। ठीक है, ठीक है, आइए 43 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्या सवाल है? यहाँ पे सवाल है महासागरों की सतह पर सूर्य के और चांद के गुरुत्वाकर्षण से बनती है। चांद के गुरुत्वाकर्षण से बनती है क्या? तो गुरुत्वाकर्षण से ही बनता है ज्वार और भाटा। ज्वार और भाटा पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति की क्रियाशीलता ज्वार भाटा कहलाता है। ये भी चीज आपको याद रखते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सागर में बृहत ज्वार कब उठता है? सागर में बृहत ज्वार कब उठता है? सागर में बृहत ज्वार कब उठता है? तो पूर्णमासी तथा अमावस्या के दिन। पूर्णमासी तथा अमावस्या के दिन। उसमें दिन क्या होता है? तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा का एक सीधी रेखा डायरेक्टली किसके अंदर पड़ता है? तो डायरेक्टली वो आपको समुद्र के अंदर पड़ता है, जिसके कारण से बृहत यानी कि सबसे बड़ा ज्वार उठने की उम्मीद है। तो बता दूं मैं कि जब भी भाटा कहेगा तो भाटा, अगर डायरेक्ट भाटा पूछ दे तो कोई चलने वाला भाटा मत समझ लीजिएगा, जहाँ पे ईंट वगैरह ये बनते हैं वो भाटा नहीं समझ लीजिएगा। ये समुद्री वाला ऑप्शन आपको जरूर दे दिया रहेगा। तो भाटा का मतलब होता है समुद्र के नीचे गहराइयों में। और बृहत अगर बात के लिए ज्वार की बात की जाए तो जो ऐसे उठ कर आते हैं ना, तो ये वाला जो हो जाता है, ये हो जाता है ज्वार और ये हो जाता है क्या? भट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न आपके बीच में लगा हुआ है कि निम्नलिखित में से क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में हीलियम प्रचुर मात्रा में होते हैं? हीलियम प्रचुर मात्रा में होते हैं तो आपको सारे ऑप्शन दिए गए हैं। हीलियम 4 प्रचुर मात्रा में होते हैं तो पृथ्वी पे क्या हो जाते हैं? पृथ्वी पे होते हैं प्रचुर मात्रा में। ठीक है, हीलियम 4 के कारण से गैर रेडियो एक्टिविटी समस्थानिक है जो कि पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं। अगला बात कर लेते हैं। यहाँ पे अंश के बारे में भी पूछा जाएगा। अंश के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर देगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी अनंती झुकी होती है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। तो आप कहिएगा 23.5 डिग्री अक्ष पर। ठीक है, 23.5 डिग्री। नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकंड। 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकंड। ठीक है, याद रखिएगा। इस तरह से कुछ सवाल आपसे पूछे जाएंगे और आपको फंसाया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से किस तिथि पर दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल अयनांत को देखा जाता है। शीतकाल अयनांत को देखा जाता है तो 21 जून को, किस दिन को, 21 जून को, किस जून को, 21 जून को क्या देखा जाता है, दक्षिणी गोलार्ध के अंदर, दक्षिणी गोलार्ध के अंदर शीतकाल अनंत यानी कि ठंडी के मौसमों में क्या देखा जाता है, तो यहाँ पे शीतकाल अयनांत को देखा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में से किस तिथि पर दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल अनंत को देखा जाता है। तो हम लोगों ने ठंडी वाला में क्या पढ़ा था, दक्षिणी गोलार्ध में, तो हम लोगों ने 21 जून पढ़ा था। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल यानी गर्मियों के मौसम में क्या देखा जाता है, तो 21 दिसंबर को देखा जाता है। दोनों में 21 है, तो अगर शीतकालीन पूछेगा तो आपको 21 जून कहना है। कौन सा कहना है, 21 जून कहना है। लेकिन यहाँ पे गर्मियों के मौसम पूछेगा तो 21 दिसंबर कहना है। दोनों अलग अलग मौसम में अलग अलग बातों को रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपरनोवा क्या है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा हुआ प्रश्न है सुपरनोवा, याद रखिएगा। सुपरनोवा, सुपरनोवा, सुपरनोवा विस्फोटी तारा है। सुपरनोवा विस्फोटी तारा है। क्या, सुपरनोवा एक प्रकार का विस्फोटी तारा हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत ही शानदार क्वेश्चन, यहाँ पे अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है, लीजिए। इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स के बारे में बताइए। इक्विनॉक्स का तात्पर्य वह तिथि जब, वह तिथि क्या हो जाता है भाई मेरे सोना मेरे, तो यहाँ पे आंसर कीजिएगा। दिन और रात समान अवधि के होते हैं, दिन और रात समान अवधि के हो जाते हैं, दिन और रात समान अवधि के हो जाते हैं। तो ये 12 घंटा दिन 12 घंटा रात बिल्कुल ही पूरी तरह से हो जाता है। तो ज़्यादातर ये किन दिनों होते हैं, तो 22 या 23 सितंबर को, 22 या 23 सितंबर को, 22 या 23 सितंबर को ये हो जाते हैं। किस पे, तो यहाँ पे शरद विषुवत रेखा में। ठीक है, याद रखिएगा, याद आपको रखते चलना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। पृथ्वी के परिधि याद रखिएगा, पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है, पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है, पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है। तो आपको मैं बता दूं कि पृथ्वी की परिधि मतलब यहाँ पे पूरी तरह से दिया नहीं गया है, ये ऑप्शन में नहीं हो सकते हैं। लेकिन आपको पृथ्वी की अगर परिधि बात कर ली जाए किलोमीटर में, तो यहाँ पे याद रखिएगा 40,008 किलोमीटर लगभग होते हैं। ठीक है, परिधि 40,008 किलोमीटर लगभग हो जाते हैं, यानी कि ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या पूछा गया, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है भाई मेरे कि पृथ्वी घंटे अवधारणा कब और कहाँ शुरू हुई। पृथ्वी घंटे अवधारणा यानी कि मानते हैं पृथ्वी घंटे अवधारणा जो होते हैं कहाँ से स्टार्ट किया गया, ये चीज़ आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे ईस्वी और साल और महीना के साथ साथ यहाँ पे जगह का नाम भी दिया गया है। तो याद रखिएगा मार्च 2007 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, सिडनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, सिडनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है, आइए और आज के लास्ट प्रश्न हम लोग चलेंगे, और आज के लास्ट प्रश्न को हम लोग चलेंगे। ठीक है, ये लीजिए, आज का लास्ट सवाल है, बिना रुकावट, याद रखिएगा, बिना रुकावट वैश्विक प्रसारण हेतु कम से कम कितने तुल्यकालिनी उपग्रह जरूरी होंगे। यानी कि बिना रुकावट वैश्विक प्रसारण हेतु कम से कम कितने तुल्यकाली उपग्रह जरूरी होंगे। तो आपको याद रखिएगा 3 कम से कम तो होना जरूरी हो जाता है। ठीक है, 3 कम से कम होना जरूरी हो जाता है। ये नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहता है। तो इस तरह से हम लोगों ने बिहार सचिवालय सहायक के लिए बैच को स्टार्ट कर लिया है। बहुत ही जल्द मैं इसका लाइव टेस्ट भी शुरू कर दूंगा। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को घंटा दबा ले ताकि उसके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। फेसबुक और टेलीग्राम जिस भी प्लेटफॉर्म पे जुड़े हो वहाँ पर आप शेयर कर दीजिएगा। ये रिक्वेस्ट रहेगा सभी से कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेट मिलता है और आपके लिए वीडियो बनाने का मौका मिलता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद सभी साथियों को।